Hello everyone, welcome back to CP Yadav classes. I'm Kavita, your UGC Net Paper 1 mentor at CP Yadav classes only. आज हम कुछ रिपीटेड कंसेप्ट एंड पीआईक्यू करेंगे जो कि दिसंबर 2024 एग्जाम में हर एक शिफ्ट में पूछा गया था। ऐसे कुछ कंसेप्ट है जो कि रिपीटेडली हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है। सो आज हम पीआईक्यू के थ्रू पीआईक्यू उस सारा कंसेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, उस सारा कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे थ्रू पीआईक्यू, क्योंकि एग्जाम में पीआईक्यू रिपीट नहीं होता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, पर कंसेप्ट रिपीट होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ दिसंबर 2024 एग्जाम एनालिसिस वो सारा कंसेप्ट को मैंने लिया है जो कि रिपीटेडली हर एक साइकिल में पूछा गया था। ठीक है। सो सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में 2 मिनट बता देती हूँ। अगर आपको फाउंडेशन कोर्स में ज्वाइन करना है, अभी हमारा फाउंडेशन कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में प्रिपरेशन करना है, थ्योरी पढ़ना है, पीआईक्यू एंड मॉक टेस्ट देना है, लाइव क्लासेस करना है, तो फिर आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अंकिता मैम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते हैं, काजल मैम वुमेन स्टडीज पढ़ाते हैं, एंड कविता मैम यानी मैं यूजनेट पेपर 1 पढ़ाती हूँ बाइलिंगुअल, एंड सीपी यादव सर सोशल बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, एंड विवेक सर सोशल हिंदी में पढ़ाते हैं। ठीक है। अगर आपको कोर्सेज लेना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का यूट्यूब का चैनल है। आप इस चैनल्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी चैनल में एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन पोस्ट होती है, एंड क्लासेस की वीडियो भी यूट्यूब पे पोस्ट होती है, एंड टेलीग्राम पर हमारा डेली बेसिस पे क्विज क्वेश्चन होता है, दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2 का। सो आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपके एग्जाम में और थोड़ा मदद मिलेगी प्रिपरेशन में। ठीक है। अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आप इस मेल आईडी के माध्यम से आपके मोबाइल पर हमारा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो इस लिंक के माध्यम से अब आप हमारा एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है, कोर्सेस लेना है, तो आप जो मैं नंबर था उसी नंबर पर कॉल करके मैसेज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपका प्रिपरेशन और अच्छे से हो। ठीक है। तो टाइम बहुत कीमती है, मैं आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। मैं जल्दी से जल्दी हमारा कंसेप्ट एंड पीआई को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। ये दिसंबर 2024 में जो एग्जाम हुआ था, 8 जनवरी को ये क्वेश्चन आया था। हम डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली लिया है एंड कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड है। हम उसी कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाओगे। ठीक है। यहाँ पे एक मेन है एंड एक बॉय है, वो 10 दिन काम करते हैं तो उनको कितना वेजेस मिलता है? 10,000 मिलता है। और मेन कितना है? 50% एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंट है देन बॉय। अगर 10 दिन काम करेंगे तो उनको 10,000 मिलता है, तो एक दिन काम करेंगे तो 1 डे के लिए कितना मिलेगा? 1 डे वर्क के लिए कितना मिलेगा? 10,000 डिवाइडेड बाई 10, काटेंगे तो 1,000 हो गया। 1 डे वर्क को उनको अगर एक दिन काम करेंगे तो दोनों को कितना मिलता है? 1,000 मिलता है। ठीक है। यहाँ पे बोला है बॉय, बॉय से मैन कितना है? 50% ज्यादा एफिशिएंट है। बॉय अगर 1x होगा तो मैन कितना होगा? मेन होगा इससे 50% ज्यादा, तो 1x, 1 का 50% कितना होता है? 1.5। 1 का 50% 0.5 होता है। ठीक है ना। 1 का 50% कितना होता है? 0.5, तो 1 प्लस 0.5, तो 1.5 हो गया मेन का। 1.5x हो गया। ठीक है। क्योंकि 50% मोर एफिशिएंट है। तो इसमें क्या करते हैं? 50% ज्यादा मतलब 150 ले लेते हैं। ठीक है। 50% ज्यादा मतलब 150 ले लेते हैं। 150 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो जीरो से जीरो कट गया तो कितना रहा? यहाँ पे 1.5 ही रहा ना। ठीक है ना, 1.5। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो मेन हो गया 1.5, तो अभी करेंगे 1x प्लस 1.5x इक्वल 1,000। 2.5x इक्वल 1,000। एक्स इक्वल कितना होगा? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो इस साइड में जाएगा तो क्या होगा? डिवीजन हो जाएगा। भाई 2.5 था तो हम उसको 25 कर लेंगे तो ऊपर एक जीरो चला जाएगा। ठीक है। तो हम उसको काट लेंगे अभी। 25 4 जा
100, तो यहाँ पे हो गया 400। एक्स हो गया 400, तो फिर 1.5x कितना होगा? ये एक्स हो गया 400, मतलब बॉय का हो गया 400। तो 1.5x को कितना करेंगे? 1.5 × 400, मेन के लिए। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है? 6000। ये एक पॉइंट है तो एक पॉइंट के बाद दे देंगे, तो जीरो कट गया, पॉइंट से जीरो कट गया, मतलब कितना हो गया? 600 हो गया। मेन का हो गया 600 एंड बॉय का हो गया 400। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 600 - 400, तो 200 हो गया डिफरेंस। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्लियर। 1 लाख इन्वेस्ट होता है 10% पर annum इंटरेस्ट पर, और वो कंपाउंडेड होता है हाफ ईयरली पे इंटरेस्ट होता है, ठीक है। सो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया है? 1 लाख। ये भी एग्जाम में आया था, इस बार एग्जाम में जनवरी 8 पे पूछा गया था ये क्वेश्चन। पी 1 लाख है, आर 10% है, एंड टाइम हाफ ईयरली है, ठीक है। जब हाफ ईयरली देता है तब क्या करते हैं हम? आर को बाई 2 करते, डिवाइडेड करते 2 से, एंड टी को मल्टीप्लाई करते 2 से, ठीक है। हाफ ईयरली जब देता है तो आर को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 10% था, 10/5 कर लेंगे, तो ये कर जाए, सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 5%। एंड टी कितना है? हाफ है, तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 × 2 करेंगे तो ये हो गया 1 ईयर। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं। जबकि हाफ ईयरली पूछता है तो हमें क्या करना है? आर को 2 से डिवाइड करना होता है एंड टी को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। सो आर इक्वल A + B + AB/100 करेंगे। फॉर्मूला पुट करेंगे तो बहुत टाइम लगता, तो सीआई को हम ऐसे कर सकते हैं, 5 + 5 प्लस, यहाँ पे कितना है? A + B मतलब 5 × 5/100, 10 + 25/100, 25/100 मतलब कितना होता है? 0.25 हो जाएगा। 10 + 0.25 इक्वल, ये कितना हो गया? 10.25 आर हो गया। अभी सी आई निकालेंगे। इक्वल कितना है? PR/100, ठीक है। PR/100 होता है, तो PR कितना है? P का वैल्यू कितना है? 1 लाख इंटू आर 10.25 डिवाइडेड बाई 100 है। दो जीरो से दो जीरो काट दिया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो फिर 2 जीरो और कट जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो कट गया, तो कितना है? ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। एसटीजी पे भी, एसटीजी के गोल के बारे में हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, और हमेशा जब भी एग्जाम होता है एसटीजी पे भी क्वेश्चन आता है, उसका किसी गोल नंबर एंड गोल कौन से गोल में क्या आता है वो पूछा जाता है। तो एसटीजी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है। इसका कब से स्टार्ट होता है? इसका पीरियड था 2000 2015 से 2030 तक। एंड एसटीजी में कितना गोल है? 17 गोल है, 169 इंडिकेटर एंड 247 टारगेट है, ठीक है। सो इसके 17 गोल को हम जल्दी जल्दी से याद रख लेते हैं। फर्स्ट गोल में क्या होता है? नो पॉवर्टी, गरीबी मिट जाएगा। तो फिर क्या होगा? अगर नो पॉवर्टी होगा, गरीबी मिट जाता, तो फिर हमको खाना पीना मिलता है, तो फिर भूखमरी भी मिट जाता है, ठीक है। गोल नंबर 1 में क्या है? नो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी मतलब गरीबी मिट जाना, खाना मिला। नो पॉवर्टी हो गई, यहाँ पे गरीबी मिट गया तो फिर खाना मिला। गोल नंबर 2 में खाना मिला, जब खाते हैं तो फिर क्या होता है? हंगर भी मिट जाता है। तो फर्स्ट में हो गया गरीबी मिट गया, तो उसके बाद भूखमरी भी मिट गया, खाना मिला। जब हम खाते हैं तो हेल्थ भी अच्छा होता है, तो गोल नंबर 3 में क्या हो गया? गुड हेल्थ हो गया। जब हेल्थ अच्छा हुआ तो हमें पढ़ने का मन करेगा, हम पढ़ाई करेंगे। तो फिर गोल नंबर 4 में क्वालिटी एजुकेशन हो गया। जब स्कूल जाते तो टीचर बॉयज गर्ल्स को एक साथ बिठाते, तो वहां पे क्या हो गया? जेंडर इक्वालिटी हो गया, ठीक है। गरीबी मिट गया तो खाना मिला, खाना जब मिला गोल नंबर 2 में क्या हो गया? हंगर भी मिट गया। फिर हंगर, खाना खाए तो हमें हेल्दी हो गए,
तो गुड हेल्थ हो गया। जब हेल्थ अच्छा हो गया तो पढ़ने का मन किया तो स्कूल गए, तो वहां पे क्या हो गया, क्वालिटी एजुकेशन हो गया। जब क्वालिटी एजुकेशन हुआ, हम टीचर हमको बॉयज गर्ल्स को एक साथ बिठाते तो जेंडर इक्वालिटी हो गया गोल नंबर 5 में। फिर स्कूल गए, पढ़ाई, सब साथ में बैठे, फिर टीचर हमको क्या बोलते हैं, साफ सुथरा रहो, सैनिटेशन मेंटेन करो और क्लीन वाटर पियो। तो फिर हमें स्कूल से सीखा क्लीन वाटर पीना, सैनिटेशन रहना, साफ सुथरा रहना। जब हम साफ सुथरा रहेंगे, क्लीन वाटर पियेंगे, तो हमें क्या आएगा, मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो गोल नंबर 7 में हो गया एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। जब एनर्जी मिलता तब क्या होता है, चलो कुछ काम कर लेते हैं, फिर काम करेंगे तो फिर क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा गोल नंबर 8 में। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो हम इंडस्ट्री करेंगे, इनोवेशन करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, तो गोल नंबर 9 में इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जब इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फिर क्या होगा, इनइक्वालिटी कम हो जाता है। तो गोल नंबर 10 में हो गया आपका रिड्यूस इनइक्वालिटी। जब इनइक्वालिटी कम हो गया तो फिर क्या करेंगे, सस्टेनेबल सिटीज करेंगे एंड कम्युनिटीज करेंगे। जब सस्टेनेबल सिटी कम्युनिटी होगा तो फिर वो लोग, फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा किसके लिए, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के लिए। वो लोग खाएंगे पिएंगे रहेंगे ना, तो फिर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन गोल नंबर 12 में हो गया। उसके बाद चलो थोड़ा क्लाइमेट घूम के आ जाते, तो गोल नंबर 13 में क्लाइमेट एक्शन हो गया। जब क्लाइमेट जाते तो पहले क्या होता है, वाटर आता है, पहले पानी आता है, तो फिर लाइफ बिलो वाटर, लाइफ वाटर के नीचे जो एक्वाटिक लाइफ है उसको देखा। ठीक है, गोल नंबर 14 में लाइफ बिलो वाटर, उसके बाद क्या है, लाइफ ऑन लैंड। देन गोल नंबर 16 पे पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होता है। एंड गोल नंबर 17 में पार्टनरशिप बनाते हैं गोल्स के लिए। ठीक है, ये 17 गोल आपको सीरियली याद रखना है, कौन से गोल में क्या आता है वो एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे ही पोस्टर हम टेलीग्राम में पोस्ट करते हैं, जैसे कि उसी पोस्टर से जून में और दिसंबर में बहुत सारा क्वेश्चन आया था, दोनों पेपर 1 पेपर 2 का। पोस्टर के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन भी पोस्ट करते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आया था। ये भी पीआईक्यू है। कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं आईसीटी का, तभी हमें दो रूल्स याद रखना है, रूल। ठीक है, दो रूल्स याद रखेंगे तो जैसा भी क्वेश्चन दे हम उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। रूल नंबर 1 क्या है, अगर आपको दिया है डेसिमल टू अदर कन्वर्ट करने के लिए दिया होगा, तो आपको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, डिवाइड द बेस, डिवाइड द बेस विथ अदर्स, अदर का जो बेस है, डिवाइड द बेस विथ अदर। डेसिमल टू अगर अदर करने के लिए बोलेगा तो आप जिसका बोला होगा उसी का बेस से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, अगर आपको दिया है अदर टू डेसिमल करने के लिए, क्या करोगे, मल्टीप्लाई विद द सेम बेस। बस ये दो चीज को आप याद रख लीजिए, तो जैसा भी क्वेश्चन आपको देगा आईसीटी का आप इजीली कर पाएंगे। बस आपको याद रखना है, अगर डेसिमल टू अदर बेस पे करना है तो आपको वहां पे जिसका बेस दिया होगा उसी बेस से आपको डिवाइड कर देना है। अगर अदर से डेसिमल बोला होगा तो आपको क्या करना है, सेम बेस से आपको मल्टीप्लाई करना है, बस इतना ही आपको याद रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। पहला वाला दिया है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल मतलब क्या है, हेक्साडेसिमल में हमारा कितना आता है, रेंज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद 10 नहीं आता, उसके बाद A, B, C, D, E एंड F ये आता है। ये होता है हेक्साडेसिमल का नंबर। ठीक है, 16 नंबर होता है, 0 से स्टार्ट करके 15 F तक होता है, 0 to 9, A to F होता है। ठीक है, सो A का मतलब कितना है, 10, B 11, C 12 हो गया, D 13, E 14 एंड F कितना है, 15। ठीक है, सो यहाँ पे क्या दिया, 9 इंटू 16 प्लस C का वैल्यू कितना है, 12, 12 इंटू 16। हम जब ये मल्टीप्लाई करते हैं क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट वैल्यू को असाइन करते हैं, राइट टू लेफ्ट पावर असाइन करते हैं, 0 एंड 1। 9 इंटू 16 कितना होता है,
144 प्लस 16 पावर 0 मतलब 1, 1 into 12 12, 4 + 2 6, 4 + 1 5 1, ये हो गया। देन 2 3 3 का पावर है 8, 2 into 8 + 3 into 8 + 3 into 8 पावर असेंड करेंगे राइट टू लेफ्ट, 0 1 and 2। ठीक है, 8 टू पावर 8 स्क्वायर मतलब 64 into 2, 64 into 2, 2 4 = 8, 2 6 = 128। ठीक है, 128 प्लस 3 8 = 24 प्लस 3, 8 टू पावर 0 मतलब 1 into 3 3 हो गया। 3 4 7 प्लस 8 15, 3 + 2 5 1, 155 हो गया। ठीक है, 313 पावर 7 है, 3 into 7 प्लस 1 into 7 प्लस 3 into 7 पावर असेंड करते हैं। 7 स्क्वायर मतलब 49 into 3, 3 9 = 27, 7 2 कैरी, 3 4 = 12 प्लस 2 14 प्लस ये हो गया 7, 7 टू पावर 0 मतलब 1 into 3 3, कितना हो गया 7 3 10 प्लस 7 17, 4 + 1 5 1, और एक है 1 0 0 बाइनरी पे है, 1 0 0 1 1 1 वो बाइनरी पे है तो उसको क्या करेंगे, उसका सिंपल वैल्यू उसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर इतना बड़ा है तो आप नीचे लिख सकते हो। 2 टू पावर 0 मतलब कितना है 1, 2 टू पावर 2 मतलब, सॉरी 2 टू पावर 0 मतलब 1, फिर 2 टू पावर 1 2, फिर 2 स्क्वायर, Q 8, 2 टू पावर 4 प्लस 4 हो गया 16, यहाँ पे 16, फिर 32, 64, देन 128। सो जीरो जितना है वो उसको कैंसिल कर लेते हैं और बाकी को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 2 4 6, 6 is 14 प्लस 6, कितना हो गया 8 5 देन 1। ठीक है, ये आपको ऐड करना है 128 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, इसको ऐड करने से हो गया 158। तो अभी क्या बोला, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा हो गया डी, डी किसमें है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया, और बाकी देखने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। डी के बाद आपका सी है, फिर ए है, फिर बी है। ठीक है, ये भी आपका जनवरी में जो एग्जाम हुआ था उसी में आया था, वीओआईपी का फुल फॉर्म पूछा था। तो वीओआईपी का फुल फॉर्म क्या है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पे होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये बेसिकली क्या हेल्प करता है आपको ऑनलाइन कॉल करने के लिए, थ्रू इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन के माध्यम से आपको कॉल करने के लिए मदद करता है। इंस्टेड ऑफ नॉर्मल कॉल ना करके आपको क्या, इसमें क्या होता है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन से कॉल होता है। ये कॉल अच्छा होता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है, मतलब इसमें ज्यादा कॉस्टली नहीं होता। आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस कोई भी है, आपको कॉल करना है तो आप ऑनलाइन कॉल कर सकते हैं, तो इसमें आपका कॉस्ट कम आता है। एंड ये कॉल फ्लेक्सिबल होता है। एनवीओआईपी का एग्जांपल क्या है, स्काइपी हो गया, स्काइपी पे कॉल करना, जूम, गूगल वॉइस पे या फिर व्हाट्सएप पे कॉल करना, ये सब क्या होता है आपका किसके अंडर आता है, वीओआईपी के अंडर आता है। ठीक है, which of the following organization is responsible for conducting
टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन इनमें से कौन सा करते हैं? एआईसीटी। यूजीसी क्या करता है? नॉन टेक्निकल कोर्सेज करता है, पीजी प्रोग्राम का। ठीक है। सीबीएसई, ये भी नॉन टेक्निकल प्रोग्राम है आपका, स्कूल एजुकेशन का है। एंड आईआईएम क्या है? मैनेजमेंट कोर्सेज होता है। तो एआईसीटी क्या है? एआईसीटी ऑल इन ये प्लानिंग करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है आपका कंप्लीटली टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया में। अगर आपको पूछेगा एनपीटीईएल क्या है? एनपीटीईएल, एनपीटीईएल रेस्पॉन्सिबल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, पर ये किसके लिए? यूजी एंड पीजी। यूजी एंड पीजी का टेक्निकल कोर्सेज किसमें कौन प्रोवाइड करता है? एनपीटीईएल। पर ऑल इंडिया बेसिस में टेक्निकल एजुकेशन को कौन कंडक्ट करता है? एआईसीटीई। ठीक है। एआईसीटी का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है रेस्पॉन्सिबल इन प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड रेगुलेटिंग टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है। जैसे कि स्वयं का हम 10 कोऑर्डिनेटर पढ़े हैं, तो एआईसीटी एक कोऑर्डिनेटर ऑफ स्वयं। स्वयं का 10 कोऑर्डिनेटर हमने पढ़ा था, तो उनमें से एक कोऑर्डिनेटर है एआईसीटी। एनपीटीईएल भी एक कोऑर्डिनेटर है, पर एनपीटीईएल में होता है यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स को टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है उसमें। ठीक है। 9 or 8, 9 or 8 day, 12% complete a work in 25 days. Okay. Working 6 hours a day, 15% can do the same work in how many days? Okay. 12% 25 दिन के लिए काम करते हैं 9 घंटा। 12% अगर एक दिन में 9 घंटा काम करेंगे, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होता है? 25 दिन में होता है। ठीक है। एक दिन में 9 घंटा काम करते हैं कितने लोग? 12 जन। और वो काम कितने दिन में फिनिश होता है? 25 दिन में होता है। अगर 15 जन वो काम को दिन में 6 घंटा करेंगे, तो फिर कितने दिन लगेगा? ठीक है। तो हमें सिंपल फॉर्मूला पुट करना है, M1 D1 H1 = M2 D2 H2। ठीक है। सो 9 into 12 into 25 = 6 into 15 into D2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। D2 = 9 into 12 into 25/6 into 15। अभी उसको कर सकते हैं, 6 2 जा 5 3 जा 5 5 जा, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 3 जा 9। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 6 into 5, 3 into 2 6, 6 into 5 30। ठीक है। आंसर हो जाएगा 30 डेज। यहाँ पे भी है 30 डेज, यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन। Which of the following electronic technology is the key technology for making the third generation electronic computer? कंप्यूटर का जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता है, उसी पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। VTIMA, VTIMA, इसको याद रखना है। भी पर क्या है? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब ये होता है फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है। ये भी फॉर क्या है? वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, फिफ्थ में फोर्थ में क्या था? माइक्रो प्रोसेसर, एंड फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। ठीक है। इतना आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभार थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ की, ये कौन सी जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ था, वो क्वेश्चन में आता है। तो सिंपल आप उसको VTIMA ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि नाम तो आपको याद है।
वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब नाम हमें याद रहता है। बस क्रोनोलॉजी हम भूल जाते हैं किसके बाद क्या आया था। तो आप इसे याद रख सकते हैं, VTI MA। ठीक है। तो थर्ड जनरेशन में कौन सा यूज हुआ था? IC, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ था। In the statement, no monkey or feline is given as true. Which of the following statement can be inferred to be true? ठीक है। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में हमने पढ़ा था AEINO। ये कौन सा केस है? ये है कंट्रारी, सब कंट्रारी। ये है सबल्टन, ये भी है सबल्टन। ठीक है। एंड ये क्या है? AOEI का केस कौन सा है? कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है। सो कंट्रारी का रूल्स क्या होता है जबकि कंट्रारी होता है? कंट्रारी में ये दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, पर एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। सब कंट्रारी क्या है? एक साथ ट्रू हो सकते हैं, पर एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। कंट्रारी एंड सब कंट्रारी का ठीक उल्टा होता है सब कंट्रारी। ठीक है। एंड सब अल्टरनेट में क्या होता है? अगर यूनिवर्सल, ये क्या है? यूनिवर्सल, ये क्या है? पर्टिकुलर। ठीक है। अगर यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर भी ट्रू होगा। यूनिवर्सल अगर ट्रू है तो पर्टिकुलर क्या होगा? ट्रू होगा। डाउनवर्ड ट्रू होता है। अगर पर्टिकुलर फॉल्स है तो यूनिवर्सल क्या होगा? फॉल्स होगा। पर्टिकुलर अगर फॉल्स है तो यूनिवर्सल भी क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। तो डाउनवर्ड ट्रू होता है एंड अपवर्ड क्या होता है? फॉल्स होता है। सो यहाँ पे क्या दिया आपका? नो मंकी और फेलाइन ट्रू है। ये नो का केस है, ये ट्रू है। अगर ये ट्रू होगा तो फिर कौन सा ट्रू होगा? ये भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड ट्रू होता है तो सबनेट का केस ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे सबनेट का है सब मंकी आर नॉट फेलाइन आर ट्रू। ठीक है, क्लियर। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या क्या आता है? सिंपल रैंडम आता है एंड स्ट्रेटिफाइड होता है। स्नोबॉल एंड कन्वेंशन कौन सा होता है? नॉन प्रोबेबिलिटी में है, तो A and C हो जाएगा आंसर का। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आपको हर एक पॉपुलेशन को चांस मिलती है सिलेक्शन होने के लिए। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या क्या आता है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, SSC, सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक एंड क्लस्टर। सिंपल रैंडम में रैंडमली वहां पे सिलेक्शन होता है पॉपुलेशन को। स्ट्रेटिफाइड में एक ग्रुप को सब ग्रुप्स बनाते हैं, छोटा छोटा स्ट्राटा बनाते हैं, सब ग्रुप्स बनाते हैं। एंड सिस्टमेटिक क्या है? यहाँ पे nth पॉपुलेशन को लेते हैं, एवरी nth पॉपुलेशन को यहाँ पे लेते हैं। एक पॉपुलेशन है सपोज, हम अगर 10th पॉपुलेशन को लेते हैं, फिर 10th 20 ऐसे करके हम एक n पॉपुलेशन को यहाँ पे लेते हैं। एक सिस्टमैटिक वे से हम हर एक पॉपुलेशन को सिलेक्ट करते हैं। एंड क्लस्टर क्या है? हम एक बड़ा सा पॉपुलेशन में ग्रुप बनाते हैं। एक बड़ा सा पॉपुलेशन है तो उसी के अंदर हम क्या करते हैं? ग्रुप करते हैं, और एक एक ग्रुप को हम सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है। मुझे तो फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिलोजिज्म। With two negative premises, a affirmative conclusion can be drawn. अगर दो प्रीमाइसेस अगर नेगेटिव होगा तो आपका कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा, पर यहाँ पे बोला है कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, तो ये नहीं होगा। प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन इज द माइनर टर्म। अब कंक्लूजन में जो भी प्रेडिकेट होता है वो क्या होता है? मेजर मेजर टर्म होता है। प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन इज द मेजर टर्म, ये माइनर टर्म नहीं होता।
कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होता है वो होता है मेजर टर्म, एंड कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है माइनर टर्म। सो ये रॉन्ग हो गया। ए एंड बी रॉन्ग है, ए रॉन्ग है, बी रॉन्ग है। ठीक है। मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एटलीस्ट वंस इन द प्रीमाइसिस। यस, ये एब्सोल्युटली राइट। मिडिल टर्म जो है एटलीस्ट एक प्रीमाइसिस में उसको डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। विथ टू यूनिवर्सल प्रीमाइसिस पर्टिकुलर कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। नो, नेवर। अगर दो प्रीमाइसिस यूनिवर्सल है तो कंक्लूजन भी यूनिवर्सल होगा। अगर प्रीमाइसिस यूनिवर्सल है तो कंक्लूजन क्या होगा, यूनिवर्सल होगा। यहाँ पे बोल रहा पर्टिकुलर होगा तो पर्टिकुलर नहीं होगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। आंसर क्या होगा, सी एंड डी। द टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रीमाइसिस। यस, कंक्लूजन में अगर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो प्रीमाइसिस में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ये एब्सोल्युटली राइट है। ठीक है। प्रेडिकेट क्या होता है, कंक्लूजन का प्रेडिकेट? प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन मेजर टर्म, एंड सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन माइनर टर्म। ठीक है। यहाँ पे fallacy का क्वेश्चन है, इनफॉर्मल fallacy का। Water is non-poisonous compound. Therefore, its component oxygen and hydrogen are non-poisonous. Water non-poisonous है, इसीलिए उसका कंपोनेंट भी non-poisonous है। तो यहाँ पे क्या होता है, fallacy ऑफ डिवीजन हो गया। ठीक है। होल अगर ट्रू है तो उसका अगर हम पार्ट्स को भी ट्रू मानेंगे तो फिर वहां पे क्या होता है, fallacy ऑफ डिवीजन हो गया। होल ट्रू है, यहाँ पे क्या है, वाटर नॉन पॉइजनस है, इसीलिए उसका कंपोनेंट भी क्या है, इसका पार्ट्स भी क्या है, ट्रू है बोला, तो यहाँ पे क्या हो गया, fallacy ऑफ डिवीजन हो गया। ठीक है। इक्विवोकेशन क्या है, एक वर्ड का डिफरेंट मीनिंग होता है जहां पे कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है, वो होता है fallacy ऑफ इक्विवोकेशन। स्लिपली स्लिपरी स्लोप क्या है, राई का पहाड़ बनाना, एक छोटा सा चीज को बड़ा तड़ा करके बड़ा करना। ठीक है, राई का पहाड़ बनाना होता है, एक छोटा सा चीज को लेकर बहुत बड़ा करना, तिल का ताल करना है, तो होता है स्लिपरी स्लोप। हेस्टी जनरलाइजेशन क्या है, कोई भी पर्टिकुलर चीज को आप जनरलाइज कर लेना। इनसफिशिएंट प्रूफ, इनसफिशिएंट डेटा के बेसिस में आप कोई भी छोटा चीज को लेकर जनरलाइज कर लेना। अगर आप एक शहर पे गए हैं, अगर एक शहर पे गए हैं, वहां पे अगर आपको एक जगह पे खाना अच्छा नहीं लगा तो आप जनरलाइज कर दोगे कि उसी शहर का खाना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हिस्ट्री जनरलाइजेशन। कोई भी पर्टिकुलर चीज को लेकर आप जनरलाइज कर देना, होता है हिस्ट्री जनरलाइजेशन। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, fallacy ऑफ डिवीजन। Which of the following two statement cannot both be true but can both be false? हमने ये पढ़ा था स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में, ए ई आई ओ। सो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कंट्रारी के केस में दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, दोनों एक साथ क्या होगा, फॉल्स हो सकता है। सब कंट्रारी में दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं पर दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है। एंड सबल्टन का केस क्या था, यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल ये पर्टिकुलर। अगर यूनिवर्सल ट्रू होगा तो पर्टिकुलर भी ट्रू होगा। पर्टिकुलर अगर फॉल्स होता है तो यूनिवर्सल क्या होता है, फॉल्स होता है। इतना हमने पढ़ा था। एंड कंट्राडिक्टरी तो ये दोनों का अपोजिट है, अगर ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, ए ट्रू होगा तो ओ फॉल्स होगा, ए फॉल्स होगा तो ओ ट्रू होगा, क्योंकि ये विपरीत है। ए ए ओ ई एंड आई, ये दोनों क्या है, विपरीत है। एक सही होगा तो दूसरा गलत है, एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या, टू स्टेटमेंट कैन नॉट बोथ बी ट्रू बट कैन बोथ बी फॉल्स। दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते पर एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। ये कौन सा केस है, ऑल एंड नो। ऑल एंड नो का केस है, तो यहाँ पे कौन सा है, ऑल एंड नो का केस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते पर दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। तो दिस इज द केस ऑफ ऑल एंड नो। ठीक है, ए एंड डी है ऑप्शन में। यस, ऑप्शन वन हो जाएगा आपका आंसर। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से हमेशा क्वेश्चन आता है, एंड ये बहुत ही इजी है, आपके पास दो चार रूल्स याद रखना है।
बस ये छोटा सा रूल याद रख लेंगे, आप आराम से इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसका पूरे डिटेल्स हम क्लास में पढ़ते हैं, पर अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मैं आपको बस ट्रिक बता दे रही हूँ, ठीक है। इनमें से कौन सा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग का, टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है? टू प्रोवाइड गाइडलाइंस एंड ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स, यस, जब टीचिंग होता है तब क्या होता है, स्टूडेंट्स को गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है। ये होगा, ये होगा मतलब ऑप्शन डी में नहीं होगा। हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एलिमिनेशन मेथड हमेशा अप्लाई करना है, तो ऑप्शन डी नहीं होगा। इंटरेक्शन बिटवीन ऑथोरिटीज, जब टीचिंग पढ़ाते हैं तो टीचर स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, वहां पे ऑथोरिटीज नहीं आते हैं, बी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी कट गया। बच्चा ये दोनों ऑप्शन, तो ये दोनों ऑप्शन में ए डी कॉमन है, तो ए डी हो जाएगा। आपको देखना है सी एन ए के बीच में कौन सा होगा। टू प्रोवाइड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, यस, टीचिंग में हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन दोनों होता है, तो सी होगा। सी होगा मतलब ए सी डी ये हो जाएगा। ई को चेक कर लेते हैं। टू प्रिपेयर पॉलिसी फॉर द कॉर्पोरेट बॉडी, सी पॉलिसी, टीचिंग लर्निंग में पॉलिसी का कोई रूल्स रोल ही नहीं होता, यहाँ पे कोई पॉलिसी प्रिपेयर नहीं होता, ठीक है, सो ये नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मेजरमेंट स्केल पे हमें से क्वेश्चन आया है, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछा है या फिर क्वेश्चन को कैसे ही पूछा, पर इसी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। इसीलिए मैंने कुछ कुछ पीआई को लिया है ताकि हम उसी कॉन्सेप्ट को डिटेल्स में डिस्कस कर सकते हैं। मेजरमेंट स्केल ऑफ मेजरमेंट किसने दिया था, मेजरमेंट स्केल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एस स्टीवन ने दिया था, एस स्टीवन। कब दिया था? 1946 में, 1946 में एस स्टीवन ने स्केल ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट स्केल का कंसेप्ट दिया था। और ये फोर टाइप्स का है, क्या है? एन ओ आई आर, ठीक है, एन ओ आई आर, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। ये चारों स्केल का कंसेप्ट एस स्टीवन ने दिया था 1946 को। नॉमिनल में क्या आता है? नॉमिनल में सिर्फ नेम आता है, नॉमिनल। ऑर्डिनल, नेम प्लस ऑर्डर, इंटरवल। नेम प्लस ऑर्डर प्लस यहाँ पे क्या आता है? इंटरवल आता है, ठीक है। एंड रेशियो में क्या होता है? नेम, ऑर्डर, इंटरवल प्लस एब्सोल्यूट जीरो, ये तीनों ट्रू जीरो होता है यहाँ पे, ठीक है। नॉमिनल एंड ऑर्डिनल ये दोनों क्या है? ये दोनों क्वालिटेटिव, एंड ये दोनों क्या है? क्वांटिटेटिव। नॉमिनल एंड ऑर्डिनल आपका क्वालिटेटिव होता है, एंड इंटरवल रेशियो क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है। नॉमिनल में, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल में जो भी वैल्यू होता है वो डिस्क्रिप्ट वैल्यू होता है। यहाँ पे ये दोनों में कौन सा वैल्यू होता है? एक क्वालिटेटिव हो गया, फिर क्या है? डिस्क्रिप्ट वैल्यू होता है। डिस्क्रिप्ट वैल्यू मतलब जो भी वैल्यू आएगा वो फिक्स होगा, उसी को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। पर इंटरवल एंड रेशियो कौन सा है? इंटरवल एंड रेशियो ये होता है आपका क्वांटिटेटिव, और यहाँ पे जो वैल्यू आता है वो कॉन्टिन्यूअस वैल्यू होता है। मतलब जो भी वैल्यू होता है आप उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रीट वैल्यू मतलब जैसे कि क्लास में रोल नंबर 2 या फिर रैंक 4, तो ये क्या, आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। पर कंटिन्यूअस वैल्यू मतलब
और आप उसको फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो, वो वैल्यू आपका कंटिन्यू में रहता है। ठीक है। पहले ऐसे डायरेक्टली आ रहा था, अभी इसका एग्जाम्पल्स पूछता है। तो नॉमिनल में नेम होता है, ऑर्डिनल में ऑर्डर होता है, रैंक होता है, इंटरवल में क्या होता है, टेम्परेचर, डिग्री। इसका एग्जाम्पल क्या है, टेम्परेचर, डिग्री। और ये एक पर्टिकुलर इंटरवल में होता है, एक इंटरवल में ये होता है। ठीक है। एंड रेशियो में क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो, मतलब ट्रू जीरो होता है। रेशियो में जो जीरो है उसका वैल्यू होता है, ट्रू जीरो होता है। तो रेशियो के एग्जांपल क्या है, एज हो गया, डिस्टेंस, लेंथ, ड्यूरेशन, हाइट, हाइट, वेट, ये सब क्या है, रेशियो का एग्जांपल है। ठीक है, आजकल एग्जांपल पे पूछ रहा है। तो एज मतलब क्या है, जीरो, जीरो बोलने से वो उसका वैल्यू है। ठीक है। तो रेशियो में जीरो का ट्रू वैल्यू होता है। एंड इंटरवल क्या है, एक पर्टिकुलर इंटरवल नहीं होता, जैसे कि फ़ारेनहाइट डिग्री है या टेम्परेचर हम देखते हैं, तो वहां में क्या है, एक पर्टिकुलर इंटरवल में उसका नंबरिंग है। तो अभी हम देखेंगे नॉमिनल क्या है, मैरिटल स्टेटस। ऑर्डिनल क्या है, नॉमिनल, मैरिटल स्टेटस, ए का टू, मतलब ये दोनों नहीं होगा। ऑर्डिनल क्या है, मूवी रेटिंग, गुड, बैड, एक्सलेंट, वो सब रेट देते हैं। तो बी का थ्री, ए का टू, बी का थ्री। सी का इंटरवल, इंटरवल क्या होता है, जैसे कि डिग्री हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब क्या है, इंटरवल में आता है। तो सी का फोर, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर डी का रेशियो में क्या आता है, डिस्टेंस आता है। एज, डिस्टेंस, लेंथ, हाइट, वेट, ये सब आपका रेशियो स्केल में आता है, क्योंकि वहां पे जो जीरो होता है उसका ट्रू वैल्यू होता है। ठीक है। According to UGC regulation 2018 on plagiarism, a faculty will be denied to successive annual increment। 2 साल का एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो फिर ये कौन सा लेवल ऑफ प्लेजरिज्म होगा, प्लेजरिज्म का 4 लेवल होता है, लेवल जीरो, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री। ठीक है। लेवल जीरो कब होगा, 0 to 10% जब कॉपी क्या होगा। ठीक है। 10 to 40, 40 to 60, एंड ये अबव 60%। ठीक है। ये होता है प्लेजरिज्म का 4 लेवल। लेवल जीरो पे होता है, जबकि 0 to 10% होता है। एंड लेवल जीरो पे क्या होता है, कोई भी पेनल्टी नहीं होता, नो पेनल्टी। लेवल जीरो में नो पेनल्टी। ठीक है। अभी मैं फैकल्टी के लिए बोलूंगी। ये दो टाइप का, एक फैकल्टी के लिए भी कुछ रूल्स है, एक स्टूडेंट्स के लिए रूल्स है। तो अभी मैं फैकल्टी का बोलती हूँ, फिर जब हम स्टूडेंट्स का और क्वेश्चन है, अभी तभी स्टूडेंट्स का बोलूंगी। ठीक है। फैकल्टी के लिए 0 to 10 क्या है, नो पेनल्टी। लेवल वन पे क्या है, 10 to 40% होता है। तो लेवल वन पे फैकल्टी का क्या होता है, पब्लिशिंग रोका जाता है उनका, 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए पब्लिशिंग, पब्लिक नहीं होता उनका पेपर, मैन्युस्क्रिप्ट उनका 1 ईयर के लिए पब्लिश नहीं होगा। लेवल टू में क्या होता है, 2 ईयर के लिए पब्लिश नहीं होगा, प्लस 1 ईयर का इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, 2 साल के पब्लिश नहीं होगा, एंड 1 साल का इंक्रीमेंट नहीं होगा। लेवल थ्री में क्या होता है, 3 ईयर का पब्लिकेशन रोका जाएगा, प्लस 2 ईयर का इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा, टू सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो वो लेवल थ्री होता है। लेवल थ्री मतलब एबव 60 होता है, किसमें एबव 60 है, सी एंड डी। ओनली सी एंड डी में क्या है, अबव 60 है, जो कि आपका 2 साल का इंक्रीमेंट नहीं होगा। अगर स्टूडेंट होता,
ये था स्टाफ के लिए। ठीक है, अभी देखेंगे स्टूडेंट्स का। लेवल वन पे क्या होता है? नो पेनल्टी, सॉरी लेवल जीरो पे नो पेनल्टी। लेवल वन पे क्या होगा? मैन्युस्क्रिप्ट को रिवाइज करके विद इन 6 मंथ डिपॉजिट करना पड़ेगा। रिवाइज मैन्युस्क्रिप्ट डिपॉजिट कब? 6 मंथ के अंदर। ठीक है, लेवल टू में क्या होगा? जो भी मैन्युस्क्रिप्ट होगा उसको रिवाइज करके रिवाइज मैन्युस्क्रिप्ट विल बी डिपॉजिटेड विद इन 12 to 18 मंथ्स। 12 to 18 मंथ के अंदर आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट होगा उसको रिवाइज करके डिपॉजिट करना है। एंड लेवल थ्री अगर प्लेजरिज्म होता है तो फिर क्या होगा? रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो लेवल जीरो पे स्टूडेंट एंड स्टाफ्स के लिए कोई भी पेनल्टी नहीं होता है। लेवल वन जब होता है तो स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है? उनका मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है उसको रिवाइज करके विद इन 6 मंथ फिर से उनको डिपॉजिट करना पड़ता है। एंड लेवल टू जब होता है, रिवाइज मैन्युस्क्रिप्ट को 12 to 18 मंथ्स में रिवाइज करके डिपॉजिट करना होता है। रिवाइज डिपॉजिट करना। फिर लेवल थ्री अगर हो जाता तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। पर स्टाफ के लिए क्या होता है? लेवल जीरो पे नो पेनल्टी। लेवल वन पे 1 साल के लिए पब्लिकेशन नहीं होगा। लेवल टू पे 2 साल के लिए पब्लिकेशन नहीं होगा, 1 साल का इंक्रीमेंट नहीं होगा। एंड लेवल थ्री में 3 साल, 3 इयर्स के लिए पब्लिकेशन नहीं होगा एंड 2 इयर्स का इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था 2 साल के इंक्रीमेंट नहीं होगा तो ये लेवल थ्री पे आता है, तो अबव 60%। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है? ST बाय मीन इंटू 100। ठीक है, 2.8/14 इंटू 100 ऐसे लिखेंगे, करेंगे, टाइम लगेगा। तो 2.8 इंटू 100 मतलब कितना है? एक पॉइंट से एक जीरो कट जाएगा तो ये 280 हो जाता है। ठीक है, तो बाकी सब वैसे ही करेंगे। 280/14, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते तो जीरो से पॉइंट, यहाँ पे कैसे जीरो से एक पॉइंट, पॉइंट कट गया, फिर 280 हो गया। 280 बाई, ये कितना होता है? 280/14 होता है ना। बाकी सब हम वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, 280/14 हम काट लेंगे। 14 टू जा, so ये हो गया 20। सिमिलरली 150/9, 1.5 इंटू 100/9 करेंगे तो वो हो जाएगा 150/9। 9 1 जा 60, 9 6 54, 60, तो ये 16.6। ठीक है, 10/12 इसको काटेंगे। 12 1 जा 90, 12 7 जा 84, 16। ओके, 17.5। 120/8, 8 1 जा 8 5 जा, ये हो गया 15। यहाँ पे क्या बोले? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, इंक्रीजिंग छोटा से बड़ा लिखना है। तो पहले क्या आएगा? डी आएगा। डी किस में है? ऑप्शन सी में है और किसी में नहीं है। फिर भी क्या है देखेंगे? डी, उसके बाद है बी, ये हो गया। उसके बाद सी, उसके बाद ए। ठीक है, in the AP style of writing journal article references, identify the correct order of the following information। AP स्टाइल में कैसे लिखते हैं?
एपी का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। एंड एपी में क्या लिखते हैं पहले? फर्स्ट नेम ऑफ द ऑथर बी। पहले क्या होगा? बी होगा, तो ऑप्शन वन तो कट गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? टाइटल ऑफ द आर्टिकल होगा, बी के बाद है, फिर नेम ऑफ द जर्नल, फिर हो गया आपका पेज नंबर। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी। तो एपी स्टाइल में ऐसे लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं? ऑथर का नाम लिखते हैं, ठीक है, लास्ट नेम ऑफ द ऑथर नाम लिखते हैं, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, टाइटल ऑफ द आर्टिकल होता है, फिर नेम ऑफ द जर्नल, देन वॉल्यूम। पहले से अगर उस बुक का कुछ सीरीज छपा हुआ होगा तो फिर वॉल्यूम 1 2 3 4 लिखते हैं, इश्यूज कब हुआ था, वॉल्यूम इशू, देन लास्ट में आता है पेज नंबर। ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूल मीडिया। कूल मीडिया क्या होता है? कूल मीडिया, हॉट मीडिया। कूल मीडिया का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कूल मीडिया में लो डेफिनेशन होता है। लो डेफिनेशन, हाई पार्टिसिपेशन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो हॉट मीडिया में क्या होता है? हॉट मीडिया में हाई डेफिनेशन, लो पार्टिसिपेशन एंड यहाँ पे कुल मीडिया में था स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। सो कूल मीडिया क्या होता है? कूल मीडिया में लो डेफिनेशन होता है, हाई पार्टिसिपेशन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। तो क्या है? लो डेफिनेशन, हाई पार्टिसिपेशन, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ए बी डी हो जाएगा, ए बी डी। तो एक्चुअली क्या है कूल मीडिया में? लो डेफिनेशन होता है, मतलब वो जो जो भी वहां पे होता है वो क्लियर मैसेज नहीं होता है, मैसेज क्लियर नहीं होता है, तो भी आपको क्या करना है? हाई पार्टिसिपेशन, ऑडियंस को पार्टिसिपेशन वहां पे बहुत होता है, क्योंकि लो डेफिनेशन होता है, कंटेंट जो भी है उसमें क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, इसीलिए फुल मीडिया में पार्टिसिपेशन का हाई पार्टिसिपेशन, ऑडियंस का हाई पार्टिसिपेशन रहता है, और वहां पे स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है, जो भी वो दिखाते हैं वहां पे क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम मिलता है, लो डेफिनेशन होता है, इसीलिए पार्टिसिपेशन वहां पे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। पर हॉट मीडिया में क्या होता है? हाई अच्छा क्वालिटी का होता है, हाई डेफिनेशन होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, तो ऑडियंस का पार्टिसिपेशन लेस होता है। ठीक है। सो कुल मीडिया के एग्जाम्पल क्या है? टीवी, कार्टून, कार्टून सीरियल्स, टेलीफोन, ये सब में क्या है? अगर कार्टून देख रहे हैं तो अगर हम अच्छे से नहीं देखेंगे समझ नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं होता, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, लो डेफिनेशन होता है, क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? पार्टिसिपेशन, जो ऑडियंस है उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा रहता है। पर हॉट मीडिया में क्या है? इन्फॉर्मेशन क्लियर होता है, तो पार्टिसिपेट ऑडियंस का पार्टिसिपेशन लेस होता है। रेडियो, रेडियो में जो भी बोलता है क्लियर बोलता है, तो हम क्या करते हैं? सिर्फ सुनते हैं, कोई ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं, लेस पार्टिसिपेशन होता है। फिल्म, अगर फिल्म देखते हैं तो हम आराम से बैठ के फिल्म देखते हैं, हमारा कोई पार्टिसिपेशन लेस रहता है। ठीक है। बुक पढ़ना है तो बुक में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होता है। सो
लो पार्टिसिपेशन होता है। तो ये सब क्या है, हॉट मीडिया एंड कोल्ड मीडिया। In the period of subject English in a class, Ram is able to recall the author of the book, The Diary of a Young Girl. This type of memory is called memory. मेमोरी बेसिकली थ्री टाइप्स का होता है। एक है सेंसोरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और एक है लॉन्ग टर्म। ठीक है। सेंसोरी मेमोरी क्या होता है, कितना टाइम के लिए होता है, 15 टू, सॉरी, सेंसोरी मेमोरी होता है आपको 1 to 3 सेकेंड, जो सेंस करना कोई चीज का 1 to 3 सेकेंड के लिए होता है। किसी ने टच किया तो क्या है, वो सेंस करके फील किया तो 1 to 3 सेकेंड के लिए होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है 15 to 30 सेकेंड के लिए। एंड लॉन्ग टर्म होता है 1 सेकेंड टू लाइफ लॉन्ग। ठीक है। शॉर्ट टर्म हम कुछ टाइम के लिए याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, वो होता है 15 to 15 to 30 सेकेंड। एंड लॉन्ग टर्म जो कि एक सेकंड से होता है, और वो चीज हम थ्रू आउट आवर लाइफ याद रखते हैं। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी अगेन डिवाइड हुआ है इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। ठीक है। इम्प्लिसिट मेमोरी क्या है, इम्प्लिसिट मेमोरी जो कि अनकॉन्शियसली होता है। एक्सप्लिसिट मेमोरी कॉन्शियसली होता है। अनकॉन्शियस मतलब क्या है, कोई चीज को याद करने के लिए हमें कॉन्शियस माइंड के माइंड पे दबाव डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक वो याद हो जाता है। ठीक है। इम्प्लिसिट मेमोरी होता है अनकॉन्शियसली, जैसे कि ड्रीमिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, प्रोसीजरल। इससे होता है इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी क्या है, प्रोसीजरल मतलब आप जब की गाड़ी चलाते हैं, एक बार गाड़ी चलाना सीख गए तो बार बार आपको मतलब माइंड पे इतना दबाव डालना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है। एंड क्लासिकल कंडीशनिंग जैसे कि डॉग था, बेल था, तो खाना वो उसका कंडीशनिंग हो गया, जबकि वो ऑटोमेटिकली वो अनकॉन्शियस माइंड में जब भी बेल बजता था वो खाना खाने के लिए आ जाता था। तो ये क्या होता है, अनकॉन्शियसली कोई भी मेमोरी को याद करने के लिए, रिकॉल करने के लिए आपको माइंड को दबाव डालने की जरूरत नहीं पड़ता, वो कॉन्शियसली नहीं होता, अनकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली जो चीज याद आ जाता है वो होता है इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या है, वो कॉन्शियस माइंड में होता है। कोई भी चीज को रिकॉल करने के लिए आपका एक्टिव माइंड की जरूरत होता है, आपका माइंड को आप रिकॉल करने के लिए मदद करते हैं। जैसे एग्जाम में आप पढ़ के गए हो, एग्जाम में बैठे तो वो चीज को याद करने के लिए क्या आपको कॉन्शियस माइंड की जरूरत है, आप रिकॉल कर सकते हो, तो उसमें आपका कॉन्शियस माइंड की जरूरत होता है। तो एक्सप्लिसिट मेमोरी में क्या आता है, सिमेंटिक, इसमें क्या है, सिमेंटिक एंड एपिसोडिक। तो एक्सप्लिसिट मेमोरी में कोई भी चीज को याद करने के लिए आपको एक्टिव माइंड की जरूरत होता है, आप माइंड को एक्टिव करके उस चीज को आप रिकॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिमेंटिक क्या है, जो भी वर्ड के साथ रिलेटेड होता है वो सिमेंटिक होता है। यहाँ पे एक रिकॉल कर रहा है ऑथर ऑफ द बुक, तो ये एक्टिव माइंड पे रिकॉल कर रहा है, एंड वर्ड के साथ रिलेटेड है तो क्या है, ये सिमेंटिक हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी PIQ है। ए टू डी क्या है, ए, बी, सी, उसके बाद डी, डी टू जी क्या है, ई, एफ, उसके बाद जी।
GHIJ, फिर क्या होगा, KL, फिर M हो जाएगा। M होगा मतलब ये दोनों नहीं होगा। फिर दोनों में Q कॉमन है तो Q को नहीं देखना है, फिर थर्ड को देखेंगे हम। ठीक है। B, B के बाद क्या है, CD, उसके बाद E के बाद क्या है, FG, उसके बाद H, इसके बाद IJ, देन K, फिर क्या होगा, LM, उसके बाद N, ये हो जाएगा। तो हमें एग्जाम में सारा चीज को नहीं करना है, बस एलिमिनेशन करना है और बाकी नहीं देखना है। ठीक है। तो ये दो 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 डिजिट क्या करके स्किप करके जा रहा है। ठीक है। तो ये ऐसा सीरीज में है, +3 -2 +3 -2 +3, ये सीरीज पे जा रहा है। जैसे कि फर्स्ट आपका +3 हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या -2 हो रहा है, WXY, दो दो। ठीक है। तो देखना है, एक को देख लिया, यहाँ पे दो एलिमिनेट कर लिया, फिर दूसरा यहाँ पे क्यू कॉमन है, तो फिर हम थर्ड डिजिट को देखेंगे, तो थर्ड डिजिट को देखने से एन आता, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ if the selling price of rupees 30 results in a discount of 25% of the mark price of an item, एक आर्टिकल को अगर आप 25% में डिस्काउंट में बेचते हैं तो वो कितना होता है, 36 रुपीज होता है। तो 25% में आप अगर आपने बेच लिया तो कितना है उसका पैसा, 36। 25% डिस्काउंट, जैसे कि हमने परसेंटेज में पढ़ा था, अगर डिस्काउंट परसेंटेज में क्या होता है, अगर लेस होता है, डिस्काउंट होता है, तो हम क्या करेंगे, उससे 100 से माइनस कर लेंगे। अगर प्रॉफिट होता है या फिर ज्यादा मोर होता है तो वहां पे हम क्या करेंगे, 100 से प्लस कर लेंगे। तो 25% डिस्काउंट मतलब क्या है, 75%। 25% डिस्काउंट देने से 36 रुपीज होता है। तो फिर कितना है इसका वैल्यू, 75% दिया होगा उसने, 25% डिस्काउंट कर लिया मतलब कितना दिया उसने, 75% दिया, तो 75% इक्वल 36। तो x इक्वल कितना होगा, 36 × 100 डिवाइड बाय 75। ठीक है। तो इसको काट लेंगे। 25 3 जा, 25 4 जा, 3 1 3 2 जा, ठीक है, 12 3 जा 36। तो 12 × 4 कितना होता है, 48। ठीक है। ये आ गया आपका मार्क प्राइस। तो फिर क्या होगा, वो कितना, एट व्हाट शुड द आइटम बी सोल्ड ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 20%। अभी आपका आ गया मार्क प्राइस, तो वो प्राइस को कितना परसेंट, कितना अमाउंट में वो सेल करेगा ताकि उसको कितना मिलेगा, ऑफर मिलेगा, 20% डिस्काउंट फिर से मिलेगा। 20% डिस्काउंट मतलब कितना होता है, 80%। अगर एक ड्रेस का प्राइस 100 रुपीज है, वो एक मॉल पे एक ड्रेस का प्राइस 100 रुपीज है, उसमें 20% डिस्काउंट लगा है, तो हमें कितना देना होता है, 80 रुपीज देना होता है, 80% देना होता है। ठीक है ना, तो 20% डिस्काउंट मतलब कितना देंगे, 80% देंगे, तो 48 का 80% कर लेंगे, सिंपल। जीरो से जीरो काट लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 8 जा 64, 4 6 कैरी, 8 4 जा 32 + 6 38, नीचे एक जीरो है तो एक पॉइंट दे लेंगे। ठीक है, 38.4 हो गया आंसर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है। मोड एंड फिगर से भी हर एक साइकिल में क्वेश्चन आता है। तो मोड एंड फिगर, मोड क्या है एंड फिगर क्या है, व्हाट इज मोड एंड फिगर। मैंने मोड एंड फिगर का भी एक कंसेप्ट का वीडियो बनाया है, अगर आपको देखना है तो आप उसको देख सकते हैं, अगर कंसेप्ट क्लियर करना है तो। ठीक है। तो मोड क्या है, उसमें मैंने डिटेल्स में मोड फिगर का, पर्टिकुलर सिर्फ मोड एंड फिगर का क्लासेस किया है। मोड मोड डिपेंड करता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी पे। क्वांटिटी होता है ऑल, नो, सम एंड सम नॉट। ठीक है। एंड क्वालिटी क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड फिगर क्या है,
फिगर डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द मिडिल टर्म। फिगर हमेशा डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द मिडिल टर्म, ठीक है। और मूड हम निकालेंगे किससे? क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो वो क्या है? ए ई आई ओ। ए ई आई ओ, ए का मतलब है ऑल, ई है नो, आई है सम, एंड ओ होता है सम नॉट। तो इसी के बेस में मूड निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है? नो। नो मतलब ई। ऑल है तो क्या है? ए। एंड सम नॉट है तो होगा ओ। तो इसका फिगर क्या हो, मूड क्या होगा? ई ए ओ। ठीक है। अगर यहाँ पे फिगर पूछा होता तो फिगर क्या होता है? पोजीशन ऑफ द मिडिल टर्म। फिगर नॉर्मली फोर टाइप्स का होता है। फिगर वन, फिगर टू, फिगर थ्री एंड फिगर फोर। फोर टाइप्स का होता है। फिगर वन में मिडिल टर्म क्या होता है? फिगर वन में मिडिल टर्म सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रीमाइसिस वन में सब्जेक्ट होगा, प्रीमाइसिस टू में प्रेडिकेट होगा। एंड फिगर टू में क्या होगा? दोनों ही प्रीमाइसिस में प्रेडिकेट में रहेगा। फिगर थ्री में क्या होगा? दोनों ही प्रीमाइसिस में सब्जेक्ट में रहेगा। एंड फिगर फोर में क्या होगा? प्रीमाइसिस वन में प्रेडिकेट, प्रीमाइसिस टू में सब्जेक्ट। ठीक है। तो इसका प्रीमाइसिस वन में है सब्जेक्ट, देन प्रीमाइसिस टू में प्रेडिकेट, मतलब इसका ऐसे रहेगा पोजीशन। एंड फिगर टू में प्रेडिकेट प्रेडिकेट सीधा रहेगा, एंड फिगर थ्री में सीधा रहेगा सब्जेक्ट सब्जेक्ट। एंड फिगर फोर में क्या होता है? प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट होता है। तो ऐसे होता है इसका। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। आप इसको भी याद रख सकते हो। पर इसको याद रखने से भी आपको क्या याद रखना है? कंसेप्ट याद रखना है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड आता है। ठीक है। तो प्रीमाइसिस वन में सब्जेक्ट, प्रीमाइसिस टू में प्रेडिकेट। दोनों प्रीमाइसेस में फिगर टू में प्रेडिकेट होता है, दोनों प्रीमाइसेस में फिगर थ्री में सब्जेक्ट होता है। एंड फिगर फोर में क्या होता है? प्रीमाइसेस वन में प्रेडिकेट, प्रीमाइस टू में सब्जेक्ट होता है। ठीक है। सो इसी को बेस करके हम क्या करते हैं? फिगर निकालते हैं। तो इसमें मिडिल टर्म कौन सा है? ट्राइंगल मिडिल टर्म है, तो इसका पोजीशन ऐसा है। तो कौन सा फिगर होगा? ये फिगर फोर हो जाएगा। तो फिगर फोर में क्या होता है? प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे क्या है? प्रेडिकेट है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है। तो फिगर फोर आप ऐसे इसको याद रख सकते हो, इसको याद रख सकते हो, या फिर ऐसे पोजीशन को भी याद रख सकते हो। पर आपको ट्रिक याद रखने से पहले में कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। विदाउट कंसेप्ट आप नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। अभी जैसे जो ने पूछा गया था कि सब्जेक्ट में क्या होना है, प्रेडिकेट में क्या होना है, ठीक है। ये सारा चीज आपको याद रखना है। कौन सा फिगर में सब्जेक्ट में होता है मिडिल टर्म, कौन सा फिगर में प्रेडिकेट में होता है मिडिल टर्म, तो ये सब आपको जानना जरूरी है। तो ये भी आपको याद रखना है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, एस पी 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 एस एस पी एस। ठीक है। क्लियर। जैसे कि हमने प्लेजरिज्म का एक स्टाफ के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे क्या था? स्टूडेंट्स का। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था स्टूडेंट्स का एंड स्टाफ्स का। क्या आता है यहाँ पे? एकदम कैंसिल हो जाता है। कब स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है? जबकि लेवल थ्री पे होता है। लेवल थ्री प्लेजरिज्म में क्या होता है? रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है। लेवल थ्री मतलब अबव 60%। 60% से अगर ज्यादा होगा तो वो होता है लेवल थ्री। अगर लेवल थ्री पे होता तो स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन क्या होता है? कैंसिल हो जाता। तो अबव 60 क्या है? ओनली डी एंड ई। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। Principal orientation to the role of the theory in relation to the research is deductive in which of the following research strategy? डिडक्टिव कहाँ पे होता है? डिडक्टिव हमेशा क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है। डिडक्टिव में क्या होता है? जनरल टू पर्टिकुलर होता है। डिडक्टिव में पहले से थ्योरी होता है, हम थ्योरी को क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं।
एंड डिडक्टिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है। डिडक्टिव में, डिडक्टिव क्वांटिटेटिव है। ये जैसे कि क्वांटिटेटिव होते हुए ये क्या होगा, साइंटिफिक होगा। ऑब्जेक्टिव एंड डिडक्टिव में जो भी रिजल्ट आता है वो ट्रू होता है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पहले से आपका थ्योरी होता है, थ्योरी को टेस्ट किया जाता है, इसलिए क्या होता है, टफ टू डाउन अप्रोच होता है। एंड इंडक्टिव, इंडक्टिव क्या है, क्वालिटेटिव। ये होता है सब्जेक्टिव। और इंडक्टिव में क्या करते हैं हम, कोई भी पर्टिकुलर चीज को लेकर जनरलाइज करते हैं। ठीक है। यहाँ पे आईपीजी होता है, पर्टिकुलर टू जनरल, आईपीजी। एंड डीजीपी होता है, डिडक्टिव क्या होता है, जनरल टू पर्टिकुलर होता है। ठीक है। यहाँ पे जैसे पर्टिकुलर टू जनरलाइज करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होता है, प्रोबेबली ट्रू होता है। ठीक है। सो डिडक्टिव, तो यहाँ पे अगर डिडक्टिव क्वांटिटेटिव है, साइंटिफिक है, ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे कौन सा अप्रोच होगा, पॉजिटिव जो, एंड यहाँ पे पोस्ट पॉजिटिव। ठीक है। सो डिडक्टिव है तो ये हो जाएगा आपको क्वांटिटेटिव। ये सारा रिलेट करके पढ़ेंगे तो इजीली याद रह जाएगा, ऑलरेडी इसका सारा नोट से डिटेल्स में। ये कोप के बारे में डिटेल्स में आया था एग्जाम में भी, कोप का कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन में आया था। इसका डिटेल्स से हम नेक्स्ट क्लास में ये सारा कोप कफ के बारे में पढ़ेंगे। एंड उसके साथ हम जो कि और बाकी जितना भी क्वेश्चन रह गया है टॉपिक का, बहुत सारा टॉपिक का क्वेश्चन है, तो रिमाइनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अलोंग विद डीआई। डीआई इस बार बहुत इजी आया था, परसेंटेज बेस्ड डीआई आया था जो कि बहुत इजी था। सो नेक्स्ट क्लास में हम, नेक्स्ट जब क्लास करें तब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, डीआई का, डीआई भी सॉल्व करेंगे एंड उसी के साथ साथ और जो रिपीटेड कुछ कॉन्सेप्ट है, रिपीटेड पीआईक्यू है, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। थ्रू पीआईक्यू कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जितना भी रिपीटेड क्वेश्चन होगा, ताकि हम उसी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसी कॉन्सेप्ट पे अगर क्वेश्चन आएगा तो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, होगा, और आपको मैंने जो भी पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।